हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन बिहार को इतिहास पढ़ने के लिए कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग इसे पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म बांट के उसके बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत जानेंगे कि इसका जानकारी क्या 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 स्रोत है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जिसे साक्ष्य है, आखेटक के आधार पर या किसी जो खुदाई से प्राप्त किया जाए उसके आधार पे जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य उसे कहते हैं जो जिसमें कुछ लिखा गया है और उसको पढ़ा गया है और उस आधार पे जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चिरांद जो सारण में स्थित है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है एवं सोनपुर जो सारण जिले में स्थित है से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो बिहार में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट हम लोग देखेंगे, बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हैं। अगला पॉइंट, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख प्राप्ति पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या शामिल है। तो साहित्यिक स्रोत से जानकारी जो मिलती है वो रामायण है, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत के लिए, इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण, जैसे जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा किए थे और कुछ पुस्तक के माध्यम से वो अपना जानकारी भारत के बारे में दिए थे। उसमें है मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दूत थे। इसने इन्होंने अपने पुस्तक इंडिका के माध्यम से जानकारी दी है। फिर फाइहान ने दिए हैं जो चीनी यात्री थे। फाइयान, इत्सिंग और ह्वेंत्सांग ये तीनों ने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भारत के बारे में जानकारी दिए हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास के विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। मानव को पूरा पाषाण काल में पशुपालन की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। इस औजार के प्राप्त होने का मायने ये है कि इससे जो है शिकार किए जाते थे और अपना भोजन आदिवासी के द्वारा किए जाते थे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। मैदानी भाग में का स्थान है चिरांद जो कि सारण में स्थित है, चेचर वैशाली में, मनेर जो पटना में स्थित है, सनुआर रोहतास में स्थित है से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कैमूर की पहाड़ियां नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी ईसा पूर्व पहले के हैं। ताम्रपाषाण काल, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है।
वैदिक सभ्यता के दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल 1500, जिसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था, जिसमें पहला लिबज्जी या लिच्छवी, जो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र थे। दूसरा मगध, जो वर्तमान पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र थे। तीसरा अंग, जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। बज्जी संघ महाजनपद। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ, जिसे अठकुल कहा जाता था। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी का राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा पूर्णग्राम के ज्ञात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। फिर हम लोग देखेंगे अब मगध महाजनपद के बारे में। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है, यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।